हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है। आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, यानी पृथ्वी की जो तीन परतें हैं, द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ, आउट ऑफ विच क्रस्ट विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। कल हमने उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो मेंटल है और उसके बाद जो कोर है, ये दो लेयर्स पढ़नी बाकी थी हमारी। तो हम लोगों ने कल क्रस्ट के बारे में तो पढ़ लिया था, और आज हम लोग जो पृथ्वी के नीचे, क्रस्ट के नीचे जो बीच की परत है पृथ्वी की, जो इंटरमीडिएट लेयर है अर्थ की, जिसे हम मेंटल कहते हैं, जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ी परत भी है, जो सबसे लार्जेस्ट लेयर है, और सबसे अंदर कोर है। कल मैंने आपको पिछली लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रस्ट पृथ्वी की भूपर्पटी, सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर, और उसके जो नीचे मेंटल है, उसको एक बाउंड्री अलग करती है, और उसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, मोहो सीमा। और जो मेंटल अंदर है, फिर उसके और अंदर की तरफ फिर कोर का पार्ट आ जाता है, जिसको हम क्रोड कहते हैं या फिर हम अंतरतम कहते हैं। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज आपको मेंटल के बारे में डिटेल्स दूंगा, और वैसे भी आपने पिछले लेक्चर में, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर पे जाएं, और उसके अंदर आपको मैंने एक आउटलाइन ब्रॉड पृथ्वी की तीनों लेयर्स की बता दी थी, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। तो आज मैं मेंटल का पार्ट आगे बढ़ा रहा हूं। हम 2 मिनट के लिए उस डायग्राम को रफली एक बार फिर देख लेते हैं। आपको मैंने ये कहा था कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, यानी जो क्रस्ट है, द आउटर मोस्ट लेयर, उसकी आप लोगों ने जो कल थिकनेस पढ़ी थी, औसत मोटाई पढ़ी थी, वो करीब करीब 30 किलोमीटर पड़ी थी इस क्रस्ट की। तो हम लोग जो क्रस्ट है, भूपर्पटी भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। उसके बाद आज हम जो अंदर वाला पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, ये पार्ट हमारा आज का टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रहा है वो है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ मेंटल। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखा जाता है अक्सर, और वैसे भी आपको जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो कि हम शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा उन शब्दावलियों का प्रयोग करें, हमेशा उन टर्म्स का प्रयोग करें जो हमेशा प्रैक्टिस में रहती हैं। और बेसिकली मेंटल की जो लेयर है, ये सबसे अंदर वाला पार्ट कोर है। मैंने आपको ये भी कहा था कि इसे हम क्रोड भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में तो हम इसे कोर लिखते ही हैं। याद करिए जरा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रस्ट है उसके नीचे मेंटल जहां से स्टार्ट होता है, ये गहराई मैंने आपको पहले भी दिखाई है, और ये 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। और मैंने आपको हमेशा कहा था कि आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें 2900 किलोमीटर, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे कैसे भी ये ऐसे ही नापा जाएगा। 2900 किलोमीटर पर जो कोर है, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, वो स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को जो मैंने क्रस्ट की या भूपर्पटी की जो डेंसिटी बताई थी,
जो मैंने आपको क्रस्ट का घनत्व बताया था वो 2.8 से 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बताया था। यानी जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी का घनत्व है वो 2.8 से 3.0 प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो हम लोग जो मेंटल का पार्ट है, मैं पहले यहाँ पर डेंसिटी से इसको स्टार्ट करता हूँ कि जो एवरेज थिकनेस है क्रस्ट की वो तो आपने 30 किलोमीटर पढ़ी थी, यानी औसत मोटाई। उसके बाद से जो मेंटल का पार्ट नीचे से स्टार्ट होता है तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि जैसे ही हम इस क्रस्ट से नीचे चलते हैं, एज वी गो डाउनवर्ड फ्रॉम दिस क्रस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंटल, जैसे ही मेंटल की शुरुआत होती है तो वहां पर 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मेंटल का घनत्व मिलता है आपको। आपने क्रस्ट के लिए पढ़ा था कि ये यहाँ पर करीब 3 होता है जहां से मेंटल स्टार्ट होता है, और जो 3.3 ग्राम मेंटल का जहां घनत्व हम देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वहां से जब आप नीचे चलेंगे तो घनत्व जैसे कि डेंसिटी है, हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो मटेरियल्स बिकम हैवी। एज वी गो विद डेप्थ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स इंक्रीज। जैसे जैसे गहराई के साथ जाते हैं तो जो पदार्थों का घनत्व है बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है, और ऐसे कहेंगे कि चट्टानें भारी होती जाती है, दे बिकम हैवी। तो 3.3 से हम जब नीचे की तरफ चलेंगे तो बिल्कुल ये जो बॉर्डर आ गया है जहां पर कोर है, यहां पर इसकी डेंसिटी 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है। जो मैंने पिछले डायग्राम में भी आपको लिखा था, बहुत सारी चीजें तो हम रिवाइज करते रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए हमको। तो 3.3 से हम जब नीचे की तरफ चलेंगे, चाहे यूं चले, चाहे ऐसे चले, चाहे ऐसे चले, तो फिर 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व हो जाता है। अब आपको मैं वो बाउंड्रीज बता देता हूं जो हमने पिछले डायग्राम में लिखा था, दोबारा लिख रहा हूं उसको मैं आपके लिए। क्रस्ट और मेंटल के बीच में, जो क्रस्ट और मेंटल है उसके बीच में हम लोगों ने जो बाउंड्री पढ़ी थी, जो सीमा, डिसकंटिन्यूटी हमने इंग्लिश में लिखा था कि द डिसकंटिन्यूटी विच सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम मेंटल इज मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये हम लोगों ने मोहो सीमा इसका नाम लिखा था, और आपको मैंने इंग्लिश में ये लिखाया था मोहो डिसकंटिन्यूटी। असल में ये एक वैज्ञानिक के नाम पे है जिनको हम लोग, जो पूरा नाम मैं लिखूं तो वो ए मोहोरोविकिक है, यानी ए मोहोरोविकिक एक क्रोएशियन थे। आप लोगों को पता होगा क्रोएशिया यूरोप में आता है, बड़े नामी गिरामी वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने ये बाउंड्री को डिस्कवर करने में, इसकी खोज करने में अपना बड़ा अहम योगदान दिया था। तो हम इस बाउंड्री को, इस सीमा को हम उन्हीं के नाम पर, जो मोहो सीमा है, वो कहते हैं। तो अगर मैं इनका पूरा नाम यहाँ लिखूं या यहाँ लिख देता हूं, तो ये वैज्ञानिक इनका जो नाम है वो है ए मोहोरोविकिक। जगह की कमी की वजह से मैंने इसको यहां लिख दिया, तो आप पहचान लेंगे इतना तो कि ये इसका फुल फॉर्म है, यानी ये किसके लिए हमने इस्तेमाल किया है, मोहो, जो हम शब्द बोल रहे हैं मोहो। तो मोहो बाउंड्री या मोहो सीमा जो मोहोरोविकिक के नाम पर है या मोहोरोविकिक के नाम पर है, वो हम बेसिकली यहां पूरा नाम लिख रहे हैं। और अब
जब हम मोहो बाउंड्री से नीचे चलते हैं तो मेंटल की डेंसिटी बढ़ती है, उसका घनत्व बढ़ता जाता है। आपको मैंने ये भी कहा था कि जो मेंटल का पार्ट है, मेंटल का पार्ट जहां कोर से अलग होता है, यानी जहां पर ये बाउंड्री मिलती है, इसको हम लोग गुटेनबर्ग सीमा कहते हैं। ये भी एक वैज्ञानिक का नाम ही है। अगर आप इंग्लिश में इसको लिखें तो ये हो जाएगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? जो आपको यहां 2900 किलोमीटर की गहराई पे मिलती है। कई बार इसको हम लोग एक और वैज्ञानिक के नाम पर, इस बाउंड्री को जो मैंने यहां लिखा है, इसको हम कई बार विचर्ट सीमा भी बोल देते हैं। यानी विचर्ट डिसकंटिन्यूटी। तो विचर्ट डिसकंटिन्यूटी कौन सी हो गई? जो कोर और मेंटल को अलग करती है। एक बात और, हम लोगों ने जो पढ़ा था कि मेंटल में ऊपर का जो पार्ट है, यहां पर भी करीब करीब, आपको मैंने लिख के दिया था ये, कि यहां करीब 660 किलोमीटर की गहराई पर, यानी ये जो 660 किलोमीटर से करीब करीब, इसको 700 आप राउंड फिगर में मान सकते हैं, 700 किलोमीटर रफली अराउंड। तो ये जो हमने बनाया था पिछली क्लास में भी, ये मेंटल के भी दो पार्ट करती है ये बाउंड्री। कुछ याद आ रहा है आपको? हमने इसका क्या नाम पढ़ा था हमने पिछले डायग्राम में, इस बाउंड्री का, जो बेसिकली किसको अलग करती है? ऊपर के मेंटल को, मेंटल का ऊपर का पार्ट, क्रस्ट के नीचे वाला मेंटल के ऊपर का पार्ट, उसको मेंटल के अंदर वाले पार्ट से। और मैंने ये जो आपको 660 किलोमीटर हमेशा गहराई वहीं से नापनी है, हमेशा यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ फ्रॉम सरफेस। तो ये 660 किलोमीटर अराउंड 700 किलोमीटर की जो ये बाउंड्री है, इसके ऊपर मेंटल का ऊपर का हिस्सा आता है जो थोड़ा है, और ज्यादा हिस्सा नीचे आता है मेंटल का, जो ये कहां तक जा रहा है? 2900 किलोमीटर तक। इट मींस मेंटल is divided into two parts, upper mental and lower mental। यानी मेंटल के दो हिस्से हैं, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। एंड द बाउंड्री विच सेपरेट्स these two parts, जो सीमा रेखा इन दोनों भागों को अलग करती है, उसे हम लोगों ने अपने पिछले डायग्राम में भी लिखा था। इसे हम लोग रेपेटी सीमा के नाम से जानते हैं। और आप लोगों ने इसको इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा था, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। ये मैं DIS जो यहां लिख रहा हूं, अपने तरीके से लिख रहा हूं, उसका मतलब डिसकंटिन्यूटी है ना, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम। अच्छा, यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म लाइक, if I have written discontinuity, then there are several other words also, like you can say this moho limit, moho boundary. So this could be written like Gutenberg limit, Gutenberg boundary also, or you can write it like Wishart boundary, Wishart limit, or I have already written here Wishart discontinuity। ऐसे ही दिस इज रेपेटी लिमिट, आप उसको रेपेटी लिमिट लिख सकते हैं इंग्लिश में। यू कैन राइट लाइक रेपेटी बाउंड्री, यू कैन राइट लाइक रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। तो थोड़ा सा हम कभी कभी अपने एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको समझाने के लिए कई बार शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा बोर्ड कितना बड़ा है, तो थोड़ा सा जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक से। अभी हम लोग यहाँ पे अगर मैं इन सारी चीज़ों को एक बार फिर थोड़ा सा मेंटल के बारे में खास तौर पर रिपीट कराऊं आपको,
तो मेंटल क्रस्ट के नीचे की परत है। मेंटल इज द पार्ट बिलो क्रस्ट जो एक्सटेंडेड है, जिसका विस्तार है कोर तक। कोर 2900 किलोमीटर नीचे है यहां से, यानी कोर इज सिचुएटेड 2900 किलोमीटर्स बिलो फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। और यहाँ पे ये जो कोर है, इसके बारे में अभी हम आगे आएंगे, लेकिन ये कोर और मेंटल को अलग करने वाली जो बाउंड्री है, द बाउंड्री विच सेपरेट्स कोर फ्रॉम मेंटल इज गुटेनबर्ग बाउंड्री, गुटेनबर्ग लिमिट, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और इन अदर वर्ड्स, या फिर उसको ये भी कहते हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। विचर्ट लिमिट भी कह सकते हैं, विचर्ट बाउंड्री कह सकते हैं, विचर्ट डिस्कंटिन्यूटी है। तो ये काफी क्रिस्टल क्लियर है, और एक सिंगल डायग्राम से आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल सकते हैं। तो मैं अब आपको एक और बात बताता हूं मेंटल की। जो हम पूरी अर्थ का वॉल्यूम देखते हैं, पिछले डायग्राम से भी टैली कीजिएगा, हम लोगों ने जो पूरी पृथ्वी का जो आयतन देखा है, पूरी पृथ्वी का जो वॉल्यूम देखा है, उसका मेंटल सबसे ज्यादा है, करीब करीब 83%, अराउंड 83%। 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, दैट इज मेंटल। तो ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत नेचुरल है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, सबसे बड़ी परत है। और अगर हम यहाँ पे ऐसे इस वॉल्यूम को इस नज़र से भी देखें कि सबसे ज़्यादा मटेरियल, सबसे ज़्यादा पदार्थ भी आपको इसी में मिलेगा, तो ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। मैं अभी थोड़ा सा इसको और एक अलग ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। हम जब मेंटल में नीचे जाते हैं, यानी जब नीचे की तरफ आते हैं, तो करीब 100 से 200 किलोमीटर नीचे मेंटल में, क्रस्ट से नीचे चलते हैं तो करीब 100 से 200 किलोमीटर नीचे एक ऐसा जोन आता है मेंटल के अंदर, जहां की चट्टाने, जहां की जो रॉक्स हैं, वो न तो पूरी तरह सॉलिड है, न तो पूरी तरह ठोस है, न पूरी तरह लिक्विड है, न तरल है, बल्कि वो बड़ी लचीली हैं, इलास्टिक नेचर की है। कहते हैं कि वो सेमी मोल्टन है, यानी आधी पिघली हुई अवस्था में है, जिसको वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक पार्शियली मोल्टन स्टेट में है। आपको एक चीज़ याद होगी कि हम लोगों ने जब सीस्मिक वेव्स या भूकंप की तरंगे टॉपिक पढ़ा था, तो जब भूकंप आते हैं और जब भूकंप की तरंगे ट्रैवल करती हैं, सीस्मिक वेव्स जब प्रोपोगेट करती हैं, तो सॉलिड मीडियम जहां आता है, जहां जहां पे ठोस माध्यम है, वहां उनकी गति तेज होती है। जहां कहीं तरल माध्यम आ जाता है, जैसे कोर का बाहर का पार्ट हम लोग तरल पढ़ते, बाहर बार वाला, तो वहां पर भूकंपीय तरंगों की जो गति है, वेलोसिटी ऑफ सीस्मिक वेव्स है, दे गेट रिटार्डेड इन द लिक्विड पार्ट। यानी भूकंपीय तरंगों की गति जो तरल माध्यम है उसमें घट जाती है, उसमें कम हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ, यहाँ 100 से 200 किलोमीटर, आप देख लीजिए 660 मैंने यहाँ लिखा है, तो ऊपर से हम नापेंगे तो करीब 100 से 200 कहीं यहाँ के आसपास आएगा, क्योंकि हम अर्थ का डायग्राम बना रहे हैं, इतना बड़ा अर्थ का डायग्राम है ये, तो करीब यहाँ आएगा। तो उस जगह पर जहां पर चट्टाने न तो ठोस है पूरी तरह से, न तो पूरी तरह सॉलिड है, न पूरी तरह से लिक्विड है, तो उसको बोलते हैं पार्शियली मोल्टेड स्टेट में। तो वहां क्या होता है कि जब भूकंप आते हैं, तो भूकंप की जो तरंगे हैं, सीस्मिक वेव्स हैं, जब उस इलाके से निकलती हैं, तो वहां पर उनकी गति हल्की सी कम हो जाती है, मतलब उसमें हल्का सा रिटार्डेड होने का नेचर आ जाता है उनका, यानी थोड़ी गति कम हो जाती है। तो फिर उसको हम लोग जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ा सा लिख दूंगा। तो हम लोग मेंटल के बारे में मोटी मोटी बात यही पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस डायग्राम के अलावा आपको थोड़े से एक रिटन फॉर्म में लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, ताकि आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आगे। हम लोग इनको कुछ पॉइंट्स के रूप में नोट डाउन कर लेते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। आपके इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए आपके नोट्स के रूप में उनको बना लीजिएगा, उससे जब भी आपको चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं,
आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स हमेशा अच्छे होते हैं। और मैंने आपको हमेशा ये भी कहा है, अलग लेक्चर्स में भी पहले कहा है, कि थोड़ा सा बुकिश स्टाइल में मत पढ़िए उसको। जैसे हम लोग कई बार रेडीमेड डायग्राम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि आप जब अगर मैं आईएएस और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की बात करूं, तो इन मेन एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा में, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स, आपको वहाँ पे मैप बनाने पड़ते हैं। तो आपका हाथ जो डायग्राम बनाए वो परफेक्ट होना चाहिए, तो प्रैक्टिस से आता है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमने मेंटल पढ़ा, उसकी कुछ वापस फीचर्स पे एक नज़र डाल लेते हैं, यानी वापस हम उन विशेषताओं पे गौर कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने मेंटल के लिए क्या पढ़ा कि इसका जो विस्तार है मेंटल का, इसका जो एक्सटेंशन है वो किसके बीच में है, वो क्रस्ट से लेके और कोर के बीच में है। तो ये जो एक्सटेंशन है क्रस्ट से लेके कोर के बीच में है, और ये आप लोगों ने अभी समझा कि कोर कितनी गहराई पर है, 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंटल का पार्ट है वो क्रस्ट से लेकर के कोर के बीच में आता है। नेक्स्ट, हम लोग अभी बात कर रहे थे मेंटल की, तो वो कौन सी बाउंड्री है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, तो मोह सीमा, मोह डिसकंटिन्यूटी, जो मैंने आपको साइंटिस्ट नाम बता दिया, ए मोहरविकिक। तो मोह सीमा या मोह डिसकंटिन्यूटी किसको अलग करती है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। मोह डिसकंटिन्यूटी के लिए हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, सेपरेट्स क्रस्ट फ्रॉम मेंटल। आपने एक लिमिट अभी और पढ़ी, जिसको हमने लिखा रैपिटी सीमा। जो रैपिटी सीमा है, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, ये किसको अलग करेगी, ये ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है। यानी रैपिटी अपर मेंटल separates the upper mantle from lower mantle। मोह सीमा अगर हम ऑन एन एवरेज लें तो ये 30 किलोमीटर की डेप्थ पे है औसतन। रैपिटी सीमा मैंने आपको अभी बताया 660 किलोमीटर की डेप्थ पे है, जो आप करीब राउंड फिगर में कितना लिख सकते हैं, 700 किलोमीटर करीब। तो रैपिटी सीमा किसको अलग कर रही है, मेंटल के ऊपरी हिस्से को मेंटल के निचले हिस्से से। ये मैं वो लिख रहा हूं जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से।
मैंने अभी आपको एक और बात बताई कि मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर at depth of 100 to 200 किलोमीटर्स आपको एक ऐसी परत मिलती है, एक ऐसी लेयर मिलती है जो सेमी मोल्टन स्टेट में है, यानी जो आंशिक रूप से पिघली अवस्था में है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर चट्टाने न तो सॉलिड है पूरी तरह से, न लिक्विड है, इसीलिए हमने उसको सेमी मोल्टन स्टेट लिख दिया है। इसी जोन को जो हमने परत लिखी है, जो कहां आती है 100 से 200 किलोमीटर नीचे, जहां पर पदार्थ न तो सॉलिड है पूरी तरह से, न लिक्विड है। इसका एक कारण है, मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा उसको। इस इलाके में, इन दिस रीजन, इन दिस लेयर, रेडियो एक्टिव मटेरियल ज़्यादा मिलता है, रेडियो धर्मी पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं, जिनको आप रेडियो आइसोटॉप्स भी कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो रेडियो धर्मी पदार्थ हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, उनमें सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, उनमें स्वतः विखंडन होता रहता है, और उससे ऊर्जा निकलती है, तापमान का उत्सर्जन होता है, टेम्परेचर जनरेट होता है। तो इस लेयर में आपको इस 100 से 200 किलोमीटर पे रेडियो एक्टिव मटेरियल कुछ ज़्यादा मिलता है। तो आपको ये जो परत मैंने बताई सेमी मोल्टन स्टेट में है, इसे हम निम्न गति का मंडल भी बोलते हैं। मैं इसको इन्वर्टेड कर देता हूं और आप याद रखेंगे इसको। सॉरी, निम्न गति का मंडल कहते हैं, यानी इंग्लिश में लिखें तो इट इज नोन एज जोन ऑफ लो वेलोसिटी। जोन ऑफ लो वेलोसिटी क्या है? जहां भूकंपीय तरंगों की जो गति है कम हो जाती है, यानी यहां पर सीस्मिक वेव्स रिटार्डेड हो जाती है, क्योंकि वो सेमी मोल्टन है। मैंने आपको कहा था कि भूकंपीय तरंगें ठोस माध्यम में तेज चलती हैं, तरल माध्यम में स्लो चलती हैं, यानी सॉलिड मीडियम में फास्ट चलती हैं, लिक्विड मीडियम में स्लो चलती हैं। तो ये सेमी मोल्टन है, न पिघला हुआ है पूरी तरह से, मोल्टन है, न सॉलिड है। तो यहाँ पर उनमें थोड़ी उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हियर the seismic waves get retarded, यानी उनकी थोड़ी स्पीड में फर्क आ जाता है, कम हो जाती है। तो ये आपको जो मैंने मेंटल के बारे में बताया कि उससे थोड़ा सा नीचे जाते ही 100 से 200 किलोमीटर गहराई पर ही मिलेगा। और एक मैंने मेंटल के दो पार्ट्स आपको अभी समझा दिए डायग्राम में कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में क्रेपेटी बाउंड्री मिलती है। और हम लोगों ने अभी जो एक और चीज समझी थी, कि जो मेंटल है
उसकी आपको डेंसिटी कितनी मिलती है? मेंटल का घनत्व कितना मिलता है? घनत्व नीचे की तरफ बढ़ता है, डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ती है। तो डेंसिटी ऑफ मेंटल आपने अभी डायग्राम में लिखा। डेंसिटी ऑफ मेंटल जो है वो 3.3 से 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। 3.3 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आप लोगों ने अभी एक बाउंड्री का नाम पढ़ा जिसे हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग सीमा, जो मैंने लिख दिया था उस पे। और गुटेनबर्ग सीमा के अलावा एक विचर्ड सीमा भी हम लोगों ने लिखा, यानी जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, जिसे हम लोग विचर्ड डिसकंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। ये किसको अलग करती है? मेंटल को ये कोर से अलग करती है। सेपरेट्स मेंटल फ्रॉम द कोर। और आपको मैंने इसकी जो डेप्थ है वो क्या बताई थी? इसकी जो हमने गहराई पढ़ी आपके डायग्राम में, इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। यानी जो गुटेनबर्ग बाउंड्री है, जो विचर्ड बाउंड्री है या डिसकंटिन्यूटी है, वो मेंटल को कोर से अलग करती है। और ये जिस गहराई पर स्थित है वो 2900 किलोमीटर्स है। तो हम लोगों ने मेंटल के बारे में जो थोड़े से डिटेल आज लिए, उसके बाद हमारा कोर पढ़ना बाकी रह जाता है। तो हम लोग कोर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। और आपको ये चीज़ें अच्छी ढंग से नोट डाउन कर लेनी है, इनका बराबर रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई कीजिए। जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न है उसमें क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, आप एग्ज़ाम्स में आप देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ख़ास तौर पे, उनमें लगभग ये सारी बाउंड्रीज पूछी जाती हैं। अभी मैं आपको कोर जब पढ़ाऊंगा तो कोर की भी कुछ बाउंड्रीज या कोर की भी कुछ लिमिट्स हैं उसके अंदर। जैसे हम लोग एक ट्रांजिशन लिमिट पढ़ेंगे अभी आगे, उसको लहमान लिमिट भी कहते हैं, लहमान सीमा भी कहते हैं, या संक्रमण सीमा भी कहते हैं। तो कोर का हमारा पार्ट अगले लेक्चर के लिए ड्यू रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।